आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, दिल्ली के उपराज्यपाल या दिल्ली सरकार? आम आदमी पार्टी ये मुद्दा पहले भी उठाती रही है और एक बार फिर से इसी मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ खड़ी हो गई है। जरिया बनाया गया है दिल्ली की कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलीन की तैनाती को, जिन्हें उपराज्यपाल नजीब जंग ने नियुक्त किया है। चिट्ठियों और सरकारी फाइलों से होते हुए अब ये मुद्दा सड़क पर आ गया है और अरविंद केजरीवाल खोलकर एलजी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, नियमों की अनदेखी की दुहाई दे रहे हैं। बीच बहस में आज हमारा यही मुद्दा है और यही सवाल कि क्या केंद्र से टकराव केजरीवाल की रणनीति का हिस्सा है? क्या केजरीवाल सीएम के बाद अब पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? ऐसी सेक्रेटरी की हम लोगों ने खिलाफत करी और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने उसी सेक्रेटरी को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बना दिया। दोस्तों, पहले एलजी को चिट्ठी लिखकर शकुंतला गैमलीन को पद से हटाने की मांग की और जब बात नहीं बनी तो ये मुद्दा प्रशासनिक गलियारे से खींचकर सड़क पर उठा दिया। दिल्ली में ऑटो चालकों की सभा में केजरीवाल ने खुल्लम खुल्ला गैमलीन को बिजली कंपनियों का हिमायती ठहरा दिया और कहा कि वो सरकार के निर्देश पर नहीं बल्कि रिलायंस के इशारे पर काम करती हैं। ये तो हमारे मंत्री होशियार थे, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। अगर वो साइन कर देते तो कल को अगर रिलायंस वाले बैंक को लोन देने से मना करते तो वो 11,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता को भुगतने पड़ते। दोस्तों, आपके बिजली के दाम 2 से 3 गुना बढ़ जाते दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने रिलायंस और बीजेपी पर हमला बोला तो केंद्र सरकार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। अब तक केंद्र की दलील थी कि ये एलजी बनाम दिल्ली सरकार की प्रॉब्लम है, लेकिन बात बढ़ी तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुलकर शकुंतला गैमलीन के पक्ष में आ गए। कैरेक्टर एसेसिनेशन देकर के नहीं, आप लिखित रूप से बताना चाहिए कि क्या जुर्म किया है कि वो क्वालिफाई नहीं है। इससे हमारे वहां के लोगों के मन में थोड़ा सा दुख हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के और उनके लोगों ने कहा है कि शकुंतला गैमलीन जो है चीफ सेक्रेटरी के लिए कैपेबल नहीं है, वो राइट इंसान नहीं है, सही वो ऑफिसर नहीं है। इस तरह का जो कहा है, इससे लोगों के मन में दुखी हुआ है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि एलजी की मदद से केंद्र दिल्ली सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है। सवाल है कि ऐसे आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है और बिना सबूत ऐसे इल्जाम क्यों? केजरीवाल कहते हैं कि शकुंतला बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग करती हैं, तो सवाल है कि ऐसे अधिकारी को अब तक बिजली विभाग का प्रमुख सचिव क्यों बनाए रखा? केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली सरकार की सहमति के बिना उपराज्यपाल ऐसी नियुक्ति नहीं कर सकते, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 239 ए और जीएनसीटी एक्ट 1991 के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में उपराज्यपाल को ही दिल्ली का प्रशासक माना गया है। तो क्या केजरीवाल संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं? दिल्ली की नौकरशाही संविधान के मुताबिक ही उपराज्यपाल के अधीन काम करती है। केजरीवाल कुछ भी कहें, पर सच्चाई ये है कि दिल्ली अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है और कानून व्यवस्था और भूमि जैसे मुद्दे उसी के अधीन हैं। तो क्या केजरीवाल इस मुद्दे को केंद्र से टकराने का जरिया बना रहे हैं? एलजी नजीब के साथ केजरीवाल की जंग जग जाहिर है। फरवरी 2014 में भी केजरीवाल ने एलजी के खिलाफ मोर्चा खोला था और जन लोकपाल को मुद्दा बनाते हुए सरकार से इस्तीफा दे दिया था। तो क्या केजरीवाल सरकार एक बार फिर उसी ट्रैक पर लौटती दिख रही है? राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बार बार इतनी ज्यादा टकराव की स्थिति क्यों पैदा कर देते हैं अरविंद केजरीवाल, और क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत ही उपराज्यपाल को निशाने पर लिया जा रहा है ताकि उसके जरिए केंद्र सरकार को साधा जा सके? इसी मुद्दे पर हम सवाल करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सरदार आरपी सिंह जी, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी, दिल्ली से मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन रागिनी नायक भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहला सवाल राघव आपसे ही मेरा है, केंद्र से टकराव क्या अरविंद केजरीवाल की रणनीति का हिस्सा है? आपको बता दें कि दरअसल 2 महत्वपूर्ण बातें इस सवाल को लेकर खड़ी हो रही थी और वहां से कैमरे को हटाने के लिए कह दिया गया है। रणनीति का हिस्सा है क्या केंद्र से टकराव, और इसके पीछे क्या वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल अब सीएम के बाद पीएम बनने का सपना देख रहे हैं? एक बड़े मंत्री की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से ये
बातें भी सामने की गई हैं। और इसी सवाल के साथ रामकृपाल जी आपका मैं रुख करते हुए, राघव चड्ढा ने चूंकि मना कर दिया है, क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत ही अरविंद केजरीवाल केंद्र से टकराव मोल रहे हैं और बार बार इस तरह की बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं? देखिए, चूंकि मेरे पास कोई इस तरह के सबूत नहीं है और रणनीति के मामले में कोई कुछ भी कह सकता है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग आज एक महिला अधिकारी के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया और जिस तरह से उसे सार्वजनिक किया गया कि उसे काम नहीं करने दूंगा, उसको ये नहीं करने दूंगा, एक सामान्य वोटर को भी आप इस तरह से तू तड़ाम की भाषा में बात नहीं कर सकते। और वो आदमी जो मुख्यमंत्री हो, वो एक वरिष्ठ अधिकारी है। मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि सीनियर हो या जूनियर हो, उससे मतलब नहीं, एक महिला है, एक अधिकारी हैं। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है इस तरह से है तो जैसा पहले था कि अब तक चुप क्यों रहा गया, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि वही केजरीवाल अगर ये जानते हुए कि ये ऐसा है और इस चीज को टॉलरेट कर रहे हैं, कारपेटिंग हो रही है, तो मैं समझता हूं केजरीवाल खुद कटघरे में खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात मेरा यह कहना है कि देखिए, कहीं न कहीं से मुझे लग रहा है कि हर चीज की पॉलिटिकल माइलेज लेने की हर पार्टी कोशिश करती है। वरना अगर ये संवैधानिक मसला है, या मान लीजिए, मैं कहता हूं किसी के तर्क पर मैं नहीं जाता हूं, लेकिन मैं तरीके की बात करता हूं। सड़क पे फैसले नहीं हुआ करेंगे, वादी और प्रतिवादी खुद अपने बारे में फैसला नहीं सुना सकते हैं। फैसला अगर चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर आपको लगता है कि क्या वाकई किसके अधिकार ज्यादा है, क्या गलत हुआ है, वंस फॉर ऑल अदालत में चले जाइए। और एक अधिकारी की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग करती हैं, यानी कि सीधे सीधे वो ये कहना चाहते हैं कि उनको फायदा मिलता होगा, वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। और इस तरह से एक महिला अधिकारी को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन जो बात रामकृपाल जी आपने कही है, दरअसल सबूत क्या है कि सीएम के बाद पीएम बनने का सपना देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले हम दिखाते हैं दिल्ली सरकार के मंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली के बाद अब बारी देश की है और उसकी हम कर रहे हैं तैयारी। सुनिए। तब से इस आंदोलन के इतिहास को बारीकी से पल पल देखता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिम्मत रखो, हम दिल्ली बदलेंगे, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना करके, और 5 साल बाद देश बदलेंगे, केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बना करके, और ये हिंदुस्तान में होगा। गोपाल राय को आप सुन रहे थे, यानी कि ये बात तो साफ हो गई है कि अब सीएम के बाद पीएम बनने का सपना देखा जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से। सीधे रुख करेंगे हम रागिनी नायक। रागिनी, इस पर आपकी टिप्पणी। अब दिल्ली के बाद देश की बारी है और उसकी तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। चित्रा, ये तो मेरी समझ से बाहर की बात है कि दिल्ली की जनता को एक बार फिर धता बताकर, दिल्ली की नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन पर रोक लगाकर इस टकराव के जरिए वो प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे, ये मैं नहीं समझ पा रही हूं। लेकिन हाँ, मैं ये याद दिला दूं कि ये गलती दिल्ली को बीच में छोड़कर बनारस की तरफ पलायन करने की, अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की केजरीवाल जी ने पहले भी की थी। और इसका हश्र क्या हुआ था वो हमने लोकसभा चुनाव में देखा, जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आम आदमी पार्टी का नाम दर्ज हुआ सबसे ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त कराने में। लेकिन अगर तत्कालीन समस्या की बात हम करना चाहें तो मुझे लगता है कि दोनों बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जिसे केंद्र में अभूतपूर्व बहुमत मिला, आम आदमी पार्टी जिसे दिल्ली में इस तरीके का प्रचंड बहुमत मिला, वो किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर रही हैं और अपरिपक्वता का उदाहरण दे रही हैं, वो भी मेरी समझ से कहीं ना कहीं बाहर है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 1998 से 2004 तक जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार का राज था, तब भी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी। उस समय किस तरह से समन्वय बनाकर, सामंजस्य बनाकर दिल्ली में विकास का काम हुआ, इतना काम हुआ कि हमें 2 बार फिर सत्ता में लाया गया। लेकिन यहाँ जिस तरह का टकराव आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई होगा तो वो जनता होगी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा पीड़ित जनता होगी। बिल्कुल, सरदार आरपी सिंह का भी हम रुख करेंगे इस पूरे मामले में। मैं लौटूंगी रागिनी आपके पास, लेकिन एक महत्वपूर्ण सर्वे भी हमने किया है आम आदमी पार्टी को लेकर और अब टीवी स्क्रीन पर सर्वे का सवाल हम आपको दिखा लेते हैं। आपको बता दें कि चूंकि
अब दिल्ली मुख्य सचिव मामले में केजरीवाल का विरोध आप लोगों को क्या ठीक लगता है, ये सवाल जनता के बीच हमने जाकर किया था और उसके जो जवाब मिले हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 30% लोगों ने कहा है कि हाँ, 54% लोग मानते हैं कि नहीं, 16% कहते हैं कि कह नहीं सकते। यानी कि दिल्ली मुख्य सचिव मामले में केजरीवाल ने जो विरोध किया है, आपको क्या ठीक लगता है? 54% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से विरोध कर रहे हैं वो कतई ठीक नहीं है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर बहस के लिए राघव चड्ढा को हमने आमंत्रित किया था, वो कुर्सी पर बैठ गए थे और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव चड्ढा। और इसी सवाल के साथ राघव, मैं आपके पास लौटूंगी। दिल्ली मुख्य सचिव मामले में केजरीवाल का विरोध आप लोगों को क्या ठीक लगता है? दिल्ली की आम जनता ने जवाब दिया है नहीं, और ऐसा मानना है 54% लोगों का। इस पर टिप्पणी आपकी। राघव तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। सरदार आरपी सिंह जी, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? 54% लोग मानते हैं कि जिस तरह से विरोध कर रहे हैं केजरीवाल वो ठीक नहीं है। वो ठीक ही मानने हैं। जिस प्रकार वो विरोध कर रहे हैं, कानून का धत्ता बनाकर, कानून को ताक पर रखकर, एक अनार्किस्ट की तरह जिस प्रकार वो सरकार चलाना चाहते हैं, जिस प्रकार वो अपनी पार्टी चला रहे हैं वैसी वो सरकार चलाना चाहते हैं, जिसमें वो कह सकते हैं, अपने पुलिस को कह सकते हैं कि उनको लात मारकर बाहर निकाल देंगे। वो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसी ढंग से डील करना चाहते हैं। उनको समझ आना चाहिए ऐसा दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा नहीं। और विधान कहता है कि अल्टीमेट पावर एलजी के पास है, आप उससे पार नहीं जा सकते। और अगर कहीं आपके बीच का और एलजी की तकरार होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, परंतु जब तक राष्ट्रपति उसका जवाब देंगे तब तक एलजी का फैसला ही मान्य होगा। ये बात भी उनको माननी चाहिए। और मुझे जो इसमें सबसे बड़ा चंबा लग रहा है, जिस प्रकार वो ओपनली दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ और खास करके महिला ब्यूरोक्रेट के खिलाफ जिस प्रकार वो ओपनली चार्जेस लगा रहे हैं, बिल्कुल, ये आज तक कभी हुआ नहीं। उनको तुरंत इंक्वायरी बढ़ानी चाहिए, इंक्वायरी की रिपोर्ट उनको पब्लिक करनी चाहिए। इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं। आज मैं सुबह टाइम्स इंडिया अखबार में पढ़ रहा था, उसमें एक दूसरे अधिकारी हैं एसपी सिंह, जिनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था चीफ सेक्रेटरी के लिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि वी विल नॉट एग्री टू दिस नेम, रीजन बेस्ट नोन टू एवरीवन। व्हाट इज रीजन बेस्ट टू नोन टू एवरीवन? आप उसके प्रति आप एक आक्षेप लगा रहे हैं, उसको भी इंक्वायरी बढ़ाइए कृपा कर। एक तरफ तो आप अपने आप को बड़ा प्रमाणिक कहते हैं, सारी दुनिया को कटघरे में खड़ा करते हैं, अपने आप सारी दुनिया को छोड़ जाते हैं, तो कृपा कर ये उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं कि आप कृपा कर उस अधिकारी का इंक्वायरी बढ़ाइए। और जिस अधिकारी को आप लाने की बात कर रहे थे जी, चलिए, आप कह रहे हैं कि जिस अधिकारी को वो लाना चाहते थे, ये बात अपनी आप पूरी करेंगे आगे, लेकिन राघव चड्ढा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे मैं टिप्पणी ले लेती हूं। राघव, महत्वपूर्ण हो जाता है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से हमने बातचीत की है और ये सवाल उठाया कि दिल्ली मुख्य सचिव मामले में केजरीवाल ने जिस तरह से विरोध किया है, क्या वो ठीक लगता है? 54% दिल्ली की जनता मानती है कि ये पूरी तरह से गलत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारे सबसे बड़े कठोर क्रिटिक्स हैं, जो हमारी निंदाएं करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो सीपीआई हो, आज उन सब ने भी ये कहा कि जो एलजी ने निर्णय लिए, एलजी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाईपास कर जो निर्णय लिए, ये तमाम निर्णय संविधान के खिलाफ हैं, एनसीटी दिल्ली एक्ट के खिलाफ हैं और ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स के खिलाफ हैं। आज अजय माखन जी ने तो यहां तक कहा कि पिछले 15 साल के शासन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी गवर्नर ने मुख्यमंत्री की रिजर्वेशंस, मुख्यमंत्री की आपत्ति के को बिना अकाउंट फॉर करे एक अफसर को डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया। तो आज एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है, और इसमें किसी प्रकार की कोई भी दल राजनीति नहीं कर रहा, है बहुत अच्छी बात है कि जो भी माननीय उपराज्यपाल ने करा वो संविधान के खिलाफ है। वे एक संवैधानिक उपराज्यपाल की ओर से ये बयान दिया गया था, आपको याद भी होगा राघव, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे तक का मैंने इंतजार किया, लेकिन केजरीवाल की ओर से कोई भी बयान या फिर कोई भी आंसर इस पूरे मामले पर नहीं दिया गया। फिर वो गलत कैसे हुए? बिल्कुल गलत। अब मैं आपको बता देता हूं, मैं अपनी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं और पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कई बारी उपराज्यपाल जी को यह कहा कि शकुंतला गैमलिन जी जो अफसर हैं उनके खिलाफ कई आरोप पाए गए हैं। ऐसा पाया गया है कि वे
जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उन पे दबाव बना रही हैं बिजली कंपनियों को लोन देने के लिए, लेटर ऑफ कंफर्ट इशू करने के लिए और तमाम तरीके की चीजें, तो हमें उन पे संदेह है और हम नहीं चाहते वो चीफ सेक्रेटरी बने, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कहा कि हमारी सरकार के अंदर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, हमारी राय में उनको बना देना चाहिए। एलजी ने कहा कि हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद एलजी ने यूनिलैटरली एक तरफा तरीके से डायरेक्टली रूल 52 का उल्लंघन करते हुए और आर्टिकल 239AA का सब आर्टिकल 4 संविधान का उसका वायलेशन करते हुए सीधा बिना चीफ मिनिस्टर की अनुमति पाए एक अफसर को अपॉइंट कर दिया। आज तक भारत के इतिहास में, दिल्ली में 1993 सरकार है उसके इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। आज मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, क्या ये सही बात है? आज जिस प्रकार से इनकी हार हुई, इनको 32 सीटों पे 3 सीटों पे समेट दिया हमने और हमने बिजली पानी के वादे पूरे करे, ये बौखला गए हैं। इनको डर लग रहा है कि इनकी राजनीति, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण की राजनीति का सफाई हो जाएगा। दरअसल ये सवाल आप लोगों को भी लेकर खड़े हो रहे हैं कि अगर आपको आम आदमी की सरकार को 67 सीटें मिल गई हैं, दिल्ली की जनता ने दे दी है, तो क्या आप अपनी मनमानी करेंगे? समझिए, मैं आपकी बात चैनल पर चैलेंज कर रहा हूं मैडम जी। आपने जो सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, आपके चैनल पे चैलेंज जवाब देना चाहते हैं। मुझे बताइए कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? झूठ बोल रहे हैं राघव चड्ढा, आपके चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। कहाँ झूठ बोला उन्होंने, बताइए। संविधान ये नहीं कहता, ये कह रहे हैं संविधान अन्यथा कहता है। मैं संविधान की किताब उनको पढ़ने को दे सकता हूँ। संविधान में कहा गया है अगर वो फैसला नहीं होगा राष्ट्रपति के पास जाएगा। सर बताइए, ये रहा मेरे पास संविधान की किताब, ये रही एनसीटी रूल्स की किताब, ये रही ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की किताब, बताइए। पढ़िए, ये पढ़िए, आप पढ़िए, बताइए, आप पढ़िए। मैं आपको कानून बताता हूँ। करिए अपने कैमरा को, मैं चाहूंगा कैमरा को फोकस करिए। पैरा 4 की आखिरी 4 लाइनों पे आप पढ़ के बता दीजिए आरपी सिंह जी। क्या कहता है पैरा 4 कानून की किताब क्या कहती है? मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैटर इन हिज ओपिनियन इज अर्जेंट दैट इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू टेक एक्शन, सो टेक सच एक्शन और टू गिव सच डायरेक्शन इन मैटर ही डीम्ड नेसेसरी। अब बताइए, दिल्ली के अंदर मुख्य सचिव नहीं होगा, दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी होगा, कहीं अर्जेंसी का मैटर नहीं है क्या? इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री कब तक फैसला करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन फैसला करेंगे? राघव चड्ढा, झूठी हंसी मत हंसिए। आप चोर का मन से काम कर रहे हैं, इसलिए इतना ऊंचा बोल रहे हैं। आप कृपा करके कानून के हिसाब से चलिए। राघव, आप लोग चोर मन से काम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ। जी, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि जब भी आप चाहे कानून कभी जिंदगी में पढ़ना शुरू करते हैं, कानून की कक्षा में जाते हैं या संविधान की कॉपी उठाते हैं, तो जो भी आपके गुरुजी होंगे वो आपको सबसे पहले एक ही चीज समझाएंगे कि कभी भी कानून की केवल 2 लाइनें पढ़कर पूरे कानून की इंटरप्रिटेशन नहीं होती। जो इन्होंने पैराग्राफ कोट करा है, वो पैराग्राफ क्या कहता है? वो पैराग्राफ कहता है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन between the lieutenant governor and any minister on any matter, the governor shall refer the matter to the president। यानी कि यदि मुख्यमंत्री ने कहा शकुंतला गैमलिन नहीं होनी चाहिए और एलजी को लगता है कि शकुंतला गैमलिन होनी चाहिए, तो इस मुद्दे को राष्ट्रपति महोदय को सौंपा जाएगा। तो कानून को केवल अपने हिसाब से 2 लाइनें मत पढ़िए, उसको आगे पढ़िए। राघव चड्ढा, मुझे भी एक आखिरी कमेंट करने का मौका दीजिए। आगे पढ़िए, उसका पूरा पढ़िए, उस पैरा को पूरा पढ़िए। आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए, यानी कि आरपी सिंह जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में झूठ बोल रही है। रागिनी आपको जोड़ना चाह रही थी, लेकिन बड़ा सवाल जो आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है कि अजय माकन भी अब आपकी ही भाषा बोल रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी। रागिनी सर, आती हूं मैं आपके पास। देखिए, 2 बातें मैं जोड़ना चाहूंगी। पहली बात तो यह है कि राघव चड्ढा की बात में थोड़ा सा भी दम नजर आए, इसके लिए अजय माकन जी के वक्तव्य का उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एक एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट था जो केवल 10 दिन के लिए था। राघव चड्ढा चले गए हैं, मैं उनसे जरूर पूछना चाहती हूं कि क्या 10 दिन के लिए एक अपॉइंटमेंट जो होना है उसके ऊपर इतना बड़ा टकराव करना अनिवार्य था? जी। क्या इस स्थिति से बचा नहीं जा सकता था? क्या समन्वय नहीं बनाया जा सकता था? और दूसरी बात, अगर उनकी मर्जी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, हमने आशीष जोशी जी के केस में भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली डायलॉग से उनको बाहर निकाल दिया गया। बिल्कुल।
पहले एक इंटिमिडेशन फोन कॉल के द्वारा किया जाता है। शकुंतला जी से कहा जाता है कि आप मत बनिए, आप खुद पीछे हट जाइए। जब वो ये बात नहीं मानती हैं, तो उसके बाद उनकी छवि को खराब करने के लिए बार बार ये कहा जाता है कि वो बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ कर रही थी। बिल्कुल, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊर्जा अगर थी और आपको मालूम था कि वो साठगांठ कर रही है, तो 3 महीने से आप खामोश क्यों बैठे थे? और पहले उन्हें हटा दिया चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात में मुझे लगता है माय वे और द हाईवे स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, जो अंगूठा टेक राजनीति है, वो नहीं चलेगी लोकतंत्र में। ये बात आम आदमी पार्टी को समझ जानी चाहिए। जी, रागिनी ने एक अच्छी बात उठाई है कि ये 10 दिनों में क्या है तौबा ऐसी थी, कौन सा होता है। और अगर ईमानदारी से सारी पॉलिटिकल पार्टी समझती, क्योंकि इसके पहले भी देखिए जुडिशियरी में, एग्जीक्यूटिव में तनातनी हो चुकी है, विवाद हो चुके हैं, कंटेम्प्ट ऑफ की हुआ, उन्होंने कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट इशू किया, कोर्ट ने अध्यक्ष के खिलाफ कंटेम्प्ट इशू किया, मामला अल्टीमेटली गया कोर्ट में। बिल्कुल, इस देश में संविधान, मैंने भी लॉ पढ़ा हुआ है, मुझे तो विधिवेत्ताओं ने संविधान पढ़ाया था, किसी नेता ने मेरा क्लास नहीं लिया था। आज संविधान की व्याख्या अगर हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से करेंगी, तो मुझे लगता है इस देश में न्यायालय की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये सेंसिटिव मामला है, पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं। मान लीजिए आज ये मामला सुलझ भी जाता है, कल को 2 साल के बाद फिर इस तरह का टकराव उठते हैं दिल्ली में, तो वंस फॉर ऑल या तो पॉलिटिशियन या कोई इसको रेफर किया जाए, अदालत से इसकी व्याख्या करा ली जाएगी क्या है स्थिति। बिल्कुल, तो वंस फॉर ऑल, लेकिन उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। हर पार्टी ये सोच रही है कि इससे आज की तारीख में वोट कितना बढ़ जाएगा। बिल्कुल, दूसरी बात, राघव चले गए हैं, मैं राघव से एक बात जुड़ चुके हैं सर। राघव से मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि आपके तर्क गलत हैं, उनके तर्क। राघव जी अभी राज्यपाल का नाम लेते हुए 3 बार महामहिम बोल रहे थे, और आपके मुख्यमंत्री जी उस महिला अधिकारी का नाम लेते हुए आज कह रहे थे उसे मैं काम नहीं करने दूंगा, उसको मैं देख लूंगा। ये क्या कल्चर है? इस तरह की भाषा, इससे इसका मतलब है कि आप लोग न्याय नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, आप लोग कोई मकसद सबका और है, बिल्कुल वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए सड़क पर जब कोई चीज की जाती है तो सीधे वोटर के लिए होता है, की भाषा बोलने लगता है। बिल्कुल, राघव इस पर आपकी टिप्पणी। लात मारकर निकाल दिए जाएंगे, उनको कहते हैं अपने। चले, बार बार कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से राघव से हमारा संपर्क टूट गया है एक बार फिर से। सुन लीजिए, जी जी, जल्दी से राघव, जल्दी से। नहीं, राम कृपाल जी गलत कोट कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री को। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि वो जो महिला अफसर हैं उनके खिलाफ ये चीजें राघव जी, राघव जी मैं चैलेंज करता हूँ, अभी बाइक बन चुकी हैं। राघव जी जो भी निर्णय लेंगी हमारी आंखें उस पर रहेंगी। राघव जी नहीं कहा है, उसने कहा है, पहली चीज सुन लीजिए, राघव जी कहा है उसे काम नहीं करने दूंगा। आप कलर्ड और प्रेजुडिस्ड वर्जन मत दीजिए, हमारी बात सुनिए। मैं जो शब्द बता रहा हूँ, बात तो सुनिए। आप अगर ये कहिए शब्द नहीं कहा तो राघव, इस बात की दरअसल दिक्कत है आप लोगों को। आप बाइक नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से एक महिला अधिकारी के साथ शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो ये दर्शाता है कि वो टकराव मैं आपको बता रहा हूँ जी। इसमें अब आप हमारी बात सुनिए ना हमारी, अब थोड़ा समय भी तो दीजिए हमें बोलने का। देखिए इस मुद्दे को एक जेंडर, चलिए बार बार तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से इसको यहीं पर हम खत्म करेंगे। राघव, आपका और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल को ये समझना होगा कि दरअसल दिल्ली की राजनीति ऐसे नहीं की जा सकती है। हो सकता है अनुभवों की कमी हो, लेकिन अगर कमी होती है तो चीजों को सीखना पड़ता है, बजाय किसी के ऊपर हम उंगली उठाएं। और एक महिला अधिकारी के खिलाफ वास्तव में उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कतई ठीक नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, बीच बहस में फिलहाल इतना ही।